कल मैंने छोड़ा था ये चैप्टर कहाँ पर, हम पढ़ते को वेपोराइजेशन है ना, यानी कि वाष्पीकरण है ना। हाँ, आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, अपने इस चैप्टर को। पहले हम लोग वैसे फिर एक बीकर बना लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, एक द्रव है। अब सबको मैंने कल ये भी तो समझाया था कि वाष्पशील द्रव क्या होता है, नहीं समझाया था? वाष्पशील द्रव क्या होता है और एक होता है अवाष्पशील, है ना। और मैंने कहा था कि विलेय और विलायक, हमारे इस चैप्टर में जो विलायक होगा वो हमेशा वाष्पशील होगा, लेकिन विलेय वाष्पशील हो सकता है और अवाष्पशील भी, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कुछ छोटे छोटे टर्म ना सीखेंगे, बिंदु है जिस तो भी काम आएगा आगे। तो मैंने उसी में से एक तुम्हें सिखाया था, वेपोराइजेशन है ना, यानी कि वाष्पीकरण। अब अगला तुम्हें क्या पढ़ना है, क्वथनांक, इसे हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसकी परिभाषा जो है 99% जो बच्चे गलत ही बताते हैं हमेशा, मतलब 99% बच्चे गलत बताते हैं इसकी परिभाषा क्या है। देखो पहले मैं परिभाषा लिखता हूं फिर मैं समझा दूंगा, ठीक। वह तापमान, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, अच्छा यार बॉइलिंग पॉइंट आ गया ना। अब इवेपोराइजेशन से पहले, इवेपोराइजेशन के बाद और बॉइलिंग पॉइंट से पहले एक आप टॉपिक सीखो, वो है ना, ये नहीं, ये बाद में गिरना। ये जब मैं टॉपिक लिखता हूँ जब मुझे याद आता है कि पहले ये नहीं कि ये बाद में आएगा। सबसे पहले आपको गिरना पड़ेगा वाष्प दाब क्या होता है। क्या वाष्प दाब? उससे पहले आपको पढ़ना है संघनन। क्या पढ़ना है? संघनन पढ़ना है। संघनन इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, मतलब है ना, कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन। देखो मैंने कल तुमको समझाया था कि इसके सतह से जो वाष्प बनते हैं वो सतह से बनते हैं और उड़ उड़ के वो कहाँ पहुंचते हैं? वातावरण में। कहाँ पहुंचते हैं? हाँ, अब मेरी बात सुनो। जब ये सतह से उड़ते हैं वाष्प बन करके, तो ये जो कण होते हैं इसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है, और गतिज ऊर्जा होने की वजह से ये जाकर के औंधे मुंह टकराते हैं। किससे? दीवार से। पात्र के दीवार से टकरा जाते हैं, और जैसे ही टकराते हैं उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, और फिर गतिज ऊर्जा कम होते ही आकर नीचे वापस क्या बन जाते हैं? द्रव। क्या बनते हैं? तो जब द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में गया, वाष्प बना, तब तो तुमने कहा वाष्पीकरण, और जब ये टकरा कर वापस द्रव बनेगा गैस अवस्था से, इसे बोलेंगे संघनन। क्या बोलेंगे इसको? हाँ। तो अब बताओ, एक तो कण है नहीं, बहुत सारे हैं कण। जितने भी कण बने वाष्प, वो सबके सब जाकर टकराएंगे सतह से, किसके? पात्र के, और वापस आकर क्या बन जाएंगे बताओ? द्रव, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं कि वाष्प के कण में क्या होते हैं बताओ? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा होने के कारण क्या होते हैं? ये पात्र के दीवारों से टकराते हैं। क्या होते हैं? टकराते हैं, और मत लिखो, टकराते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और वाष्प से द्रव
अवस्था, हाँ, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती, कम हो जाती है। अच्छा, ऊर्जा कम हो जाती है, यार ये भूल जाते हैं। गतिज ऊर्जा कम हो जाती है और वाष्प से द्रव अवस्था, द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, हो जाते हैं। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। समझा कि नहीं समझा बताओ? इसे अपन लोग कहते हैं संघनन, संघनन की प्रक्रिया होती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। संघनन की प्रक्रिया, संघनन की प्रक्रिया। अब भाई हमारी बात सुनना, मजा आने वाला है। जब वाष्पीकरण होगा, शुरू होगा जब, तब संघनन कम होता है। जब शुरू में पहले आपने क्या लिया, द्रव लिया, जब हीट दोगे, तापमान दोगे, तो पहले गैस बनेगा ना, तब गैस बनेगा तभी तो संघनन होगा। तो आप यहाँ जब यहाँ तापमान इसको दोगे, जब इसका तापमान बढ़ेगा, जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा सुनो, तापमान बढ़ने के साथ साथ जो कण है द्रव के, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा जैसे ही बढ़ना शुरू होगा, वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ में, किसमें? प्रारंभ में, प्रारंभ में, प्रारंभ में क्या होगा? देखो, रेट का मतलब होता है दर, आर फॉर दर, किसका? वाष्पीकरण का। क्या होगा? ज्यादा होगा दर, किससे? आर संघनन से। किससे? संघनन मतलब सब जानते हो क्या लिखा है मैंने भाई? जब शुरू में वाष्प बनेंगे तो वाष्प फटाफट से बनेगा, है ना, और वाष्प बनने के बाद में टकराएगा, संघनन होगा, तो संघनन कम होगा, मतलब कम स्पीड से होगा, क्योंकि पहले वाष्प बनेगा ज्यादा, जब वाष्प बन जाएगा तब टकरा करके क्या बनेगा? संघनन, लिक्विड बनेगा, द्रव बनेगा। यानी कि द्रव बनने की दर अभी स्लो है। कब? शुरुआत में। फिर क्या होगा? आप तापमान देते रहोगे, देते रहोगे, इसका तापमान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा जब जिस दर से वाष्प बन रहा होगा, उसी दर से टकरा करके लिक्विड बन रहा होगा, द्रव बन रहा होगा। यानी कि इवेपोराइजेशन की दर और संघनन होने की दर क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है ना। उसे हम बोलेंगे साम्यावस्था। क्या बोलेंगे? तो साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर साम्यावस्था पर, यानी कि एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। और आप इसके लिखना अंग्रेजी इनिशियली, इनिशियली आप लिखना, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पर क्या होगा देखो ध्यान से, यानी कि वेपर बनने की दर, वाष्प बनने की दर बराबर हो जाएगा किसके? संघनन की दर के। संघनन की दर और वेपर बनने की दर इक्वल हो जाएगा, क्योंकि शुरू में वाष्प बनेगा तेजी से, संघनन स्लो होगा, क्योंकि पहले वाष्प बनेगा जाके तभी तो टकराएगा, है ना। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि तापमान बढ़ते बढ़ते द्रव से वाष्प बनने की दर तेज हो जाएगी, मतलब बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक समय आएगा जब जितना वाष्प बनेगा उतना ही कण द्रव बन जाएगा, है कि नहीं। और फिर उसको हम लोग बोलेंगे साम्यावस्था, है ना। और अब देखो साम्यावस्था पर, अब भाई अब आपको तो यहाँ पे देखना है। अब जब यहाँ पर क्या हो जाएगा? साम्यावस्था में आ जाएगा,
तब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे वाष्प बन जाएंगे पानी के कण के, है ना। वो वाष्प जो होगा टकराकर लिक्विड बनेगा, तो हम बोलेंगे साम्य अवस्था पर है। उसी साम्य अवस्था पर यहाँ जो बहुत सारे कण है, कौन है बताओ, यहाँ जो बहुत सारे कण है, किसके बताओ, वाष्प के कण है बहुत सारे, इसमें बहुत सारे वाष्प के कण हैं, ध्यान रखना। वो सारे वाष्प के जो कण हैं वो सतह पर क्या लगाएंगे, प्रेशर, क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे। कहाँ, द्रव की सतह पर। साम्य अवस्था पर वाष्प के कण द्रव की सतह पर, ये सब कहाँ हो रहा है, किसी बंद पात्र में हो रहा है, ठीक है ना। द्रव की सतह पर जो दाब लगाएगा वाष्प के कण द्वारा, उसे बोलेंगे वाष्प दाब। क्या बोलेंगे उसको, ध्यान रखना, ये लोग गलत परिभाषा बोलते हैं। ये परिभाषा आपको बोलना है कि साम्य अवस्था पर, अब मैं यहां पर लिखूंगा, अब मैं इसे परिभाषित करूंगा, किसको, वाष्प दाब को। वाष्प दाब, इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, जिसका जिक्र इस पूरे अध्याय में होने वाला है आगे चल के, ठीक है ना। और इसके बिना कुछ भी चलेगा नहीं। इसीलिए पहले मैं आपको छोटे छोटे टर्म सिखा रहा हूं कि ये टर्म होते क्या है। जब तुम इसको सीख जाओगे ना, फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। देखो, तो आप लोग लिख रहे हैं साम्य अवस्था पर, साम्य अवस्था पर वाष्प के पार्टिकल्स द्वारा, मतलब कि जो पार्टिकल्स द्वारा, वाष्प के कणों द्वारा द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर लगाए गए दाब, लगाए गए दाब को द्रव का वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया, क्या कहते हैं बताओ, वाष्प दाब कहते हैं, है ना। ये हमारे क्या है, वाष्प दाब की परिभाषा है ना। लिखो लिख लिया। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, उन्हें पता है कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। रहेगा, क्या गाने गाए मैंने, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, उन्हें खबर है कि, किनको, आईनों को, कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। समझे बाबू। इसके बाद अब हमें पढ़ना है कवचनांक। क्या पढ़ना है बताओ। हाँ, मजा आने वाला, टॉपिक बेहतरीन है। क्या, ये हमारे स्टार्ट से हाथों के इशारों से मैं स्टार्ट कर देता हूँ चीजों को, सच में। इसमें एक लाइन आता है कि तुम इतनी हसीन तब नहीं थी जितना मुझे देखने के बाद हो गई। देखा, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, कवचनांक। हाँ, इस बार कवचनांक ही है। ये 2 बार हो गया ना ऐसा, कल भी हो गया था एक बार। अगर हम तुमको ये चीज ना सिखाएं पहले कि वाष्प दाब क्या होता है, संघनन क्या होता है, तो भेजे भी नहीं घुसता। क्योंकि यहाँ पर मैं चीजें लगाने वाला हूँ ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, और 90% लोग इस गलत परिभाषा बता देते हैं। तुम कभी पूछ के देखना, तुम अपने मास्टर से ही पूछना है, स्कूल में ना पढ़ाते हैं कि सर बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। अगर रियल में उसने पढ़ा होगा अच्छे से तो आंसर देगा, वरना पता है क्या आंसर देगा, जिस तापमान पर कोई चीज उबलता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सही बात है, लेकिन गलत है, ये परिभाषा 100% ठीक नहीं है। क्या होता है, आओ बॉइलिंग पॉइंट करते हैं परिभाषित। जिस तापमान पर कोई चीज उबलता है उसे बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कहते हैं कवचनांक। ये परिभाषा 90% ठीक है, लेकिन पूरा ठीक नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना। असली परिभाषा मैं बताऊं क्या है। देखो, वैसे जो अच्छे से पढ़ते हैं सबको पता होता है, यानी कि मुझे पता है, जो अच्छे से पढ़ते हैं चीज़ों को उन्हें पता होता है। जो हवाई पढ़ते हैं सुनी सुनाई, वो लुल्लू हैं। आ जाओ बात करते हैं। देखो, वह ताप जिस पर
किसी द्रव का वाष्प दाब, क्या आ गया, वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। कितनी अच्छी बातें कही यहां पर, देखो कि भाई मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, बीकर या कोई पात्र है, वो बंद पड़ा है, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या भर दिया है, वाष्पशील द्रव। क्या भर दिया है? अब ये उबलेगा कब, पहले बताओ। हम इसको हीट देंगे तो क्या हीट देते ये उबलने लग जाता है? नहीं। आप इसको हीट दोगे, इसके जो कण है उसको ऊर्जा मिलेगी, तो सतह के जो कण हैं वो वाष्प बन करके उड़ेंगे। क्या होंगे? उड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि उड़ते ही उबलने लग गया। अब हमारे ये जो पात्र साहब रखे हैं, कहाँ रखे हैं पात्र साहब? ये रखे हुए हैं वायुमंडल में। तो जहां जिस वायुमंडल में रखा है उसके चारों ओर का जो दाब है वो 1 एटीएम मान करके चलते हैं। कितना? 1 एटीएम मतलब 1.013 बार, 13 बार, है ना। इतना प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक, इसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। क्या बोलते हैं इसको? वायुमंडलीय दाब इतना होता है। ध्यान रहेगा ना, ये हमारा वायुमंडलीय दाब है, ठीक है ना। देखो, ठीक है ना। अब तुम यहां से इसको तापमान दिए जाओ, तापमान दिए जाओ, तापमान दिए जाओ, तापमान देते ही उबलता नहीं है। तापमान देंगे, यहां वाष्प बनेगा, इसके अंदर दाब बनेगा। तो वाष्प बनेगा तो सरफेस पे दाब लगेगा। सरफेस मतलब सतह पे, किसके? द्रव के। तो ये जो द्रव पर क्या लगेगा? दाब लगेगा। वो दाब इतने के इक्वल होना चाहिए, 1 एटीएम। कितने के? जब तक इस दाब से कम रहेगा इसका दाब वाष्प का, तब तक नहीं उबलेगा, ठीक है ना। जैसे ही इस दाब के इक्वल हो जाएगा अंदर का दाब, द्रव उबलना शुरू हो जाएगा। और जिस तापमान पर यह दाब इक्वल हो जाएगा इस लिक्विड का, उसी तापमान को हम कहते हैं क्वथनांक, ठीक है ना। तो उसकी सही परिभाषा यह है कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस द्रव का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। समझ में आया? ठीक है ना। अब ये वाष्प दाब मापते किसी से पता है? मैनोमीटर नाम का एक डिवाइस होता है, मैनोमीटर, है ना। उससे मापते हैं किसको? वाष्प दाब को। वाष्प दाब को नापते कैसे? देखो मैं आपको ना दिखाता हूं अभी एक तरीका। देखो ये हमारे पास इधर मान लो कंटेनर है, ठीक है ना, जिसका मुझे नापना क्या है? वाष्प दाब। तो इसमें क्या करते हैं? मैनोमीटर लगा देते हैं। वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना। ये होता है मैनोमीटर, है ना। इसके अंदर क्या होता है? देखो इसके अंदर यहां तक तो होता है भरी हुई मरकरी। क्या? मरकरी मतलब पारा, है ना। यहां तक पारा भरी होती है, ठीक है ना। और इसके ऊपर यहाँ पे लिखा होता है 1, मान लो 100 से लिखा होगा, 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600, ठीक है ना। क्या ये सब मिलीमीटर में है? किसमें? मिलीमीटर की ऊंचाई पर है, मिलीमीटर की ऊंचाई पर है। समझ में आया? अब इसके अंदर कौन है बताओ? द्रव है इसके अंदर, इसके अंदर है, ये बंद कर दो, है ना। द्रव है इसके अंदर। जैसे ही वेपर का दाब इसके ऊपर बढ़ेगा, किसका दाब? वेपर मतलब वाष्प। जैसे ही ऊपर से वाष्प का दाब बढ़ेगा सरफेस के ऊपर, तो इसके ऊपर भी तो दाब इसके ऊपर भी लगेगा ना। तो ये जो मरकरी है इसके अंदर, वो लेयर ऊपर उठ जाएगा,
मान लो शुरू में लेयर था कितने 100 पर जब रहता है, और जैसे दाब लगा ये पहुंच गया मान लो 400 पर। कहाँ पहुंच गया? 400 पर। तो ये मैनोमीटर में हम देख लेंगे, बता देगा हमको कि वाष्प दाब कितना है, वाष्प दाब कितना है। देखो तो हमने देखा कि 100 से 200, 200 300, 400, कितना कितना बड़ा 400। तो 400 लिखेंगे कितना मिलीमीटर, कितना 400 मिलीमीटर। कौन उठा? मरकरी। तो यहाँ तो हम यहाँ लिखते हैं MMHg, 400 मिलीमीटर मरकरी, है ना। देखो ये रहता है ऐसे 400 मिलीमीटर Hg, क्या पढ़ते हैं इसको? मिलीमीटर मरकरी, ठीक है ना। क्योंकि मैनोमीटर में मरकरी होता है, तो मरकरी ऊपर उठता है, पारा, है ना। इसीलिए हम लोग वाष्प दाब को मरकरी में नापते हैं ना, मिलीमीटर मरकरी, MMHg। जितने भी जीपी नापते हैं ना, मशीन होता है जो ऐसा नापता है, तब तुम देखना MMHg में नापता है वो, है ना, कि तिरबीपी इतनी है, तिरबीपी इतनी है ना। तो उसमें ये होता है मरकरी पारा, है ना, वो नाप करके दिखा देती है, ठीक है ना। कॉपी कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखो अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है ना। तो मोनोमीटर, मैनोमीटर से क्या नापते हैं? वाष्प दाब, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे अब लिखो, नेक्स्ट लिखो हेडिंग गलनांक, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं इसको। क्या है ये देखो इसमें, मेल्टिंग पॉइंट वह ताप जिस पर कोई ठोस, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। पहली बात तो ये। अब आ जाओ दूसरी बात, तीसरी बात लिखो। अब आता है हिमांक। क्या होता है? हिमांक, इसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान है ना, तुम आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि काम आएगा कि सब ये देखो। वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में, जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, परिवर्तित होना प्रारंभ कर देता है, उस ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? हिमांक कहते हैं। समझ में आया, है ना। कॉपी करो, हो गया कॉपी। अच्छा अब आपको ना इसमें बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज और लिख लो, है ना, थोड़ा सा तो छूट गया, अभी हम यहाँ लिखवा देते हैं। ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, देखो इसमें आपको मुझे ध्यान रखना है कि जो वाष्प दाब होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? क्वथनांक के। किसके? लिख दो उसमें, इधर लिख दो। अरे यार ये कहां से आ गया, चलो इधर लिख लो। देखो
एक बट्टे क्या लिखोगे, क्वथनांक। इसका मतलब क्या हुआ देखो, हाँ देखिए जितना ज्यादा वाष्प दाब होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। मतलब वो कहना हम ये चाहते हैं कि मतलब हमारे पास दो लिक्विड है, हमारे पास दो लिक्विड है, ठीक है ना, उसको पहुंचना है कितना, 1 ATM तक पहुंचना है, ठीक है ना। एक मेरे पास लिक्विड वो है जिसका वाष्प दाब जो है, उसका जो वाष्प दाब है वो है 0.7 ATM, ठीक है ना। और मेरे पास एक लिक्विड वो है जिसका जो वाष्प दाब है वो कम है, वो है 0.3 ATM, है कि नहीं। और आप उसको तापमान दोगे, है कि नहीं। तो मेरे पास एक लिक्विड है उसका वाष्प दाब है 7 ATM, और एक लिक्विड है उसका जो वाष्प दाब है वो कितना है 0.3 ATM। तो बताओ 1 ATM तक कौन जल्दी पहुंचेगा, ये कि ये पहुंचेगा, है कि नहीं। मतलब जितना ज़्यादा इसका वाष्प दाब होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट क्या कम होगा, है ना, मतलब जल्दी पहुंच जाएगा, कम ही तापमान उसको देना पड़ेगा और ये 1 ATM को प्राप्त कर लेगा, है ना। और यहाँ पर क्या है 3 ATM। अब 3 ATM वाले को तुम्हें ज़्यादा देर तक तापमान देना पड़ेगा, है कि नहीं, तब ये यहाँ 1 ATM पहुंचेगा। तो जितना ज़्यादा क्या होगा वाष्प दाब, है कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट उतने क्या होगा, जितना कम होगा वाष्प दाब उतना ही ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। और जितना ज़्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही कम होगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यानी इससे हमको पता लग जाएगा, ठीक है। ये मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यानी कि वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉइलिंग पॉइंट। इन्वर्सली मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, है ना, और ये अगर कम होगा तो ये ज़्यादा होगा, है कि नहीं। इसे हम बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पर सारे छोटे छोटे क्या चीज़, हाँ छोटे छोटे हमने क्या पढ़ लिया पॉइंट्स। इसमें एक पॉइंट और रह गया, आंशिक दाब क्या होता है ना, आंशिक वाष्प दाब क्या होता है। आओ जो इसको देख लेते हैं। ये बन गया, बना लो इधर, है ना, लिख लो। यहाँ पर मैं आपको एक टॉपिक आंशिक वाष्प दाब क्या होता है उसे समझा देता हूँ, क्योंकि बार बार काम आएगा ना, इसलिए आंशिक, ठीक है भाई, आंशिक पर से ना अंक की बिंदी मत हटाना। आंशिक, सॉरी आंशिक वाष्प दाब अगर हट गया तो क्या बन जाएगा पता है ना, हाँ समझदार हो तुम सारे। आंशिक अंक की बिंदी मत हटाना भाई, वरना काकू बन जाता है, ठीक। देखो इसको बोलते हैं पार्शियल, अंग्रेजी में पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक बन जाता है वगैरह। काकू कब से हो गया तू। देखो भाई मान लो हमारे पास क्या है, देखो ये हमारे पास एक है द्रव ए, द्रव ए है, ठीक है। एक हमारे पास है द्रव बी, इधर ये बंद है सर, ये है द्रव बी, है ना, ये है द्रव बी। तो द्रव ए और द्रव बी दोनों को मिला करके हमने क्या करा, एक बनाया विलयन। क्या बनाया रे, विलयन। तो बताओ इस विलयन के अंदर कौन होंगे, दोनों होंगे ना, नहीं होंगे, ए भी होगा और बी भी होगा, होगा ना। ये बंद पात्र है तो इसमें ए और बी दोनों कौन है, द्रव है। इसमें द्रव ए भी है और प्लस द्रव बी भी है, दोनों चीज इसके अंदर है ना। अब देखो दोनों ही वाष्पशील है, ये भी कौन है, ये भी वाष्पशील है और ये भी हमारा वाष्पशील है कि नहीं है। तो वाष्पशील द्रव ए है, द्रव बी। बताओ जब इनका तुम विलयन बनाओगे तो दोनों ही तो बनेंगे ना वाष्प, ये नहीं बनेंगे। तो जब ये वाष्प दोनों बन जाएंगे तो जो वाष्प का जो दाब लगेगा सतह पे वो दोनों कैसे लगेंगे, जो द्रव ए के कण होंगे वाष्प के रूप में वो भी दाब लगाएगा, जो द्रव बी के होंगे वो भी लगाएगा, है ना। तो जो वाष्प दाब लगेगा वो वाष्प दाब दोनों द्रव ए और द्रव बी दोनों की वजह से लगेगा, नहीं लगेगा। तो जो प्रत्येक अवयव का होगा वाष्प दाब उसे बोलेंगे आंशिक वाष्प दाब। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। और बी का लगेगा उससे बोलेंगे बी अवयव का आंशिक वाष्प दाब। लेकिन जो विलयन पे लगेगा टोटल उसे बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब, ना कि आंशिक, ठीक है ना। आंशिक का मतलब होता है अलग अलग का, है ना, ठीक है ना।
ये छाप इधर वाला बताओ। चलो आ जाओ। तो यहाँ पर ना आप लिख लेना इधर, क्या लिखोगे तो मैं भी लिखवाऊंगा, वो बनाओ उधर का। हाँ, किसी विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की आंशिक वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है ना। हमने स्कूल में लिखा ये हेडिंग और लिख करके हम पानी पीने लग गए, चले गए बाहर पानी पीने। एक लौंडा आया, उसने अंक की बिंदी हटा दी, अंक की बिंदी हटा दी तो कुछ और बन गया। अब हम पढ़ने लगे, अब बालक हंस रहे। मैं कहा चल रहा है, मैं क्यों हंस रहा है? कह रहे सर जी आप क्या पढ़ा रहे हो, आशिक वाष्प दाब। मैंने कहा रे पगलो, मैं आशिक नहीं अरे यार आंशिक आशिक किसने कर दिया? लौंडे को मैंने बहुत मारा। देखो ठीक है ना। अब सुनो, ये जो द्रव है कौन सा है? द्रव ए है ना, तो प्योर अवस्था में तो है, ये कोई मिक्स थोड़ी है। तो इसका जो बनेगा वाष्प, वो भी तो दाब इस पे लगाएगा। तो इसका जो खुद का होगा वाष्प दाब, उसको पी नॉट ए बोलेंगे। पी नॉट मतलब अगर नॉट लग गया ऊपर तो शुद्ध का है, ये शुद्ध तो द्रव है। शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब हमेशा पी नॉट से दिखाएंगे। और ये भी क्या है? एक द्रव बी है, इसका भी अपना होगा वाष्प दाब, उसको पी नॉट बी से दिखाएंगे, ध्यान रखना। यानी कि द्रव ए का शुद्ध वाष्प दाब, सॉरी शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब पी नॉट ए, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब पी नॉट बी। तो ये कौन है? ये है शुद्ध वाले का आंशिक दाब, ये शुद्ध बी का आंशिक दाब, ये है विलयन का दाब टोटल। ठीक है ना, समझ में आया तेरे को? तो यहाँ हमारा खत्म हुआ सारी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुएं, ठीक है ना, जो आपको पता होनी चाहिए थी। ठीक है ना। अब अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हेनरी का नियम। ठीक है ना। हेनरी का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहता है सब बताऊंगा, है ना। और फिर हेनरी का नियम कहाँ यूज होता है, क्या उसके अनुप्रयोग है, पेपर में क्वेश्चन पक्का 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 आता है। ठीक है ना। और फिर यहीं के बाद स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल्स और भी सारे। कुछ तो आपने कर लिए न्यूमेरिकल, ये तुमने 11वीं में भी पढ़ रखा था, सांद्रता पद, है ना। अब जो आएगा सब कुछ नया आएगा 12th का। ठीक है ना। हेनरी का नियम कल करेंगे स्टार्ट, है ना। ठीक है, जय हिंद। चलो।